नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आश्चर्यजनक तरीके से आरएसएस की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आरएसएस खराब नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खराब हैं। अब इसके क्या मायने लगाए जाएं? पश्चिम बंगाल की बात अगर करें तो इसके मायने ये लगाए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो कोयला घोटाला है उसमें जो ममता बनर्जी है उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी वो फंसा हुआ है और उनकी पत्नी का भी नाम है। विदेशी खातों की जांच सीबीआई ने जब की थी तो लिंक पता लगा था कि उन विदेशी खातों में पैसा आया है और ममता बनर्जी है कि वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह से केंद्र सरकार के ऊपर ब्लेम गेम करके या डरा धमका कर वो इस केस में कार्रवाई होने से रोक दे। लेकिन केंद्र है और केंद्र सरकार में मोदी जी हैं तो वो तो ना बिकते हैं ना झुकते हैं और इसीलिए कार्रवाई सतत जारी है। ममता बनर्जी ने पिछले दिनों ये तक कह दिया था कि यदि हमारी पार्टी को कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा तो अगर मैं सीएम नहीं होती तो अपनी महिला कार्यकर्ताओं को कहती कि ऐसे आदमी की जबान काट लो, लेकिन मैं सीएम हूं। अब वो कह रही हैं कि ये राजनीति इतनी गंदी है, ये मुझे अगर पता होता तो मैं राजनीति में ही ना आती। अब वो राजनीति में हैं। राजनीति गंदी किसने की हुई है? वो कहती है केंद्र सरकार इस तरह से झूठे ब्लेम लगाते हैं। अब आप समझिए, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी जी, अगर आपको लगता है कि राजनीति गंदी हो रही है तो आप एक टीएमसी की प्रमुख भी हैं, जो एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। तो आप अपनी पार्टी की छवि को ठीक करने के लिए आप जो चाहे कदम उठा सकती हैं। अच्छी पॉलिटिक्स करिए, अच्छे लोगों को पार्टी में ज्वाइन कराइए और उनसे कहिए कि किसी प्रकार की टोलाबाजी, कटमनी, बमबाजी, लोगों को डराना धमकाना ये बंद करें, भ्रष्टाचार बंद करें। तो पार्टी आपके हाथ में है, पार्टी को आप ठीक कर सकती हैं। सत्ता आपके हाथ में है, आप सत्ता को भी ठीक कर सकती हैं। आपके मातहत जितने भी अधिकारी हैं आप उनको ठीक करने की कोशिश करिए, चाहे वो पुलिस हो फिर चाहे प्रशासन हो। तो आपके हाथ में है। कम से कम कल को, आने वाले कल में आप ये अगर कहें कि देखिए मुझे पता था राजनीति ठीक है, तब मैं राजनीति में आई, मैंने देखा राजनीति बहुत गंदी है, लेकिन मैंने पश्चिम बंगाल में तो कम से कम ठीक करके दिखा दिया। मेरी एक पार्टी टीएमसी ऐसी है जहां कोई भ्रष्टाचार नहीं है, जहां कोई गुंडे अपराधी नहीं है। ये मैंने एक उदाहरण सेट किया है। यदि आप ऐसा करती तो एक उदाहरण बनता और ममता दीदी इसको सब एप्रिशिएट करते। लेकिन आपने इस करने के बजाय आपने अपनी पार्टी के अंदर व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने के बजाय आपने अपने मंत्रालय और जो अपने अधिकारी हैं पश्चिम बंगाल के उनमें सुधार लाने के बजाय केवल एक काम किया कि केंद्र को टारगेट किया, बीजेपी को टारगेट किया। और ये बिल्कुल ठीक ऐसा है कि जैसे आपके घर का कोई बच्चा आवारा हो जाए, नालायक हो जाए, झगड़ा फसाद करने लगे तो आप अपने बच्चे के बजाय पड़ोसियों के बच्चों को दो। बोला जी ये कंप्लेंट झूठी कर रहे हैं, इनको पीट के आया ही नहीं, मेरा बेटा तो बहुत बढ़िया है। तो आप आंख बंद करके बैठ जाइए, अपने बच्चे को क्लीन चिट देते रहिए। एक दिन वो बच्चा बहुत बड़ा अपराधी बन सकता है। टीएमसी में जो हो रहा है, टीएमसी के कार्यकर्ता जो कर रहे हैं, क्या पश्चिम बंगाल की स्थिति ममता बनर्जी से छुपी हुई है? निश्चित रूप से नहीं। चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, चुनाव के बाद जो लोगों के घर जलाए गए, सबने देखे, सबको पता है, लेकिन ममता बनर्जी लगातार उसको डिनाई करती रही। ममता बनर्जी ने उल्टा कहा बीजेपी वाले हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, मतलब इस तरह की बात। तो आप समझ लीजिए कि खुद ही हिंसा में इन्वॉल्व हुए और खुद ही को अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हुए ये कह दिया बीजेपी वाले ही कर रहे हैं, ये तो सब आरएसएस वाले ही करा रहे हैं। अब उनको लगता है कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिनकी नींव मजबूती से जमी हुई है और पश्चिम बंगाल में बड़ी तेजी से विस्तार हो रहा है और इसलिए उनको लगता होगा कि ज्यादा पंगा लेने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने आरएसएस की तारीफ कर दी है। लेकिन वो कहती हैं कि साहब धमकी भरी बात आज आप देख लीजिए, फिर भी बोलती है। ममता बनर्जी को बोल रही है टीएमसी की छवि खराब करने की कोशिश ना करें वरना किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ममता बनर्जी जी कैसी भाषा है। कोयला घोटाला हुआ है और जो पशु तस्करी घोटाला हुआ है वो तो केंद्र का है। कैसे कहती हैं?
वो कहती हैं साहब बॉर्डर पे बीएसएफ लगी हुई है। बीएसएफ अगर अलर्ट हो तो जो गाय हैं वो बांग्लादेश में जाती ही नहीं। बात आपने कुछ हद तक ठीक कही कि बीएसएफ अगर होती तो नहीं हो पाता, लेकिन आपको तो भौगोलिक स्थिति का अच्छे से ज्ञान है पश्चिम बंगाल के। तो आपने देखा है कि पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है वहां एक नदी है, और हमने देखा है कि इन गायों को ट्रक के ट्रक भरकर लाया जा रहा है। तो कहां मुर्शिदाबाद है, कहां वीरभूमि है, फिर वो बॉर्डर है। और ट्रक जब आ रहे हैं तो रास्ते में ट्रक को चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की पुलिस की। और राज्य की पुलिस उन ट्रकों को चेकिंग करती है जिसके अंदर गाय ले जाई जा रही हैं। पुलिस भांप जाती है गाय कोई दूध निकालने नहीं ले जा रहा है, ये गाय स्मगलिंग करने जा रही है। वो उनको रोकती क्यों नहीं है? क्योंकि उनका लिंक कहीं ना कहीं ऐसे एक कार्यकर्ता से है जो टीएमसी का है। पश्चिम बंगाल में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो टीएमसी का कोई कार्यकर्ता का नाम आ रहा हो और उसकी गाड़ी को रोक ले या उसको सजा दे दे या उसके खिलाफ कोई एफआईआर कर दे। अनुव्रत मंडल जो तस्करी में आया है, जिसके लिए ममता बनर्जी बौखला और बेचैन हो रही हैं, वो अनुव्रत मंडल के बारे में टीएमसी के विधायक बल्कि मंत्री वो खुद खोल रहे हैं कि हमने तो पहले ममता दीदी को 7 साल पहले बताया था जी कि ये जो वीरभूम है यहां से स्मगलिंग की जा रही है गायों की। तो ममता बनर्जी जी ये कहती हैं कि ये केंद्र की जिम्मेदारी है। तो भाई केंद्र की जिम्मेदारी कैसे हुई? राज्य की जिम्मेदारी कुछ नहीं है। आप गायों को बॉर्डर तक जाने देंगे, आपके कार्यकर्ता उसमें कमीशन खाएंगे, आपकी पुलिस उसमें लापरवाही करेगी और आप कहेंगे कि बॉर्डर पार गई इसलिए बीएसएफ की कमी है, लिहाजा केंद्र जिम्मेदार है। वहां इतना बड़ा एरिया है वो समुद्र नदी वाला और बॉर्डर एरिया जो खुला है, वहां से वो रात के समय में यदि बीएसएफ की नजर बचाकर गायों को बांग्लादेश भेज रहे हैं तो इसमें पुलिस और प्रशासन आपका क्या कर रहा था? और यहां तक बात करें केंद्र की जिम्मेदारी की, जो ममता दीदी कहती हैं कि ये जो है ये तो केंद्र से जुड़ा हुआ मामला है पशु तस्करी का, तो ममता दीदी को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो घोटाले का खुलासा हुआ है ये बीएसएफ ने ही किया है, आपकी राज्य की पुलिस ने नहीं किया। बीएसएफ ने बाकायदा उन जानवर तस्करों को पकड़ा, कार्रवाई की, लेकिन यह बात अलग है कि बीएसएफ उस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकती जैसा कि पुलिस कर सकती है। उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि वो रेड मारने जाए, वो जगह जगह गांव में जाए, फिर वो एफआईआर करे, फिर उसके लिए ट्रायल करे। नहीं, ये सेना का काम नहीं है। सेना पकड़ती है तो या तो आतंकवादी हो तो ठोक देती है, और उसमें भी मानव अधिकार बीच में आते हैं, तो वो पकड़ती है और लोकल पुलिस के जरिए उसमें काम होता है। बीएसएफ को जब 50 किलोमीटर एरिया तक का अधिकृत किया जा रहा था केंद्र के द्वारा कि 15 किलोमीटर से बढ़ाकर हम 50 कर देते हैं, तब तो दीदी इसका विरोध कर रही थी, हम नहीं होने देंगे, ये कैसे हो जाएगा। और तो और ममता बनर्जी पहली मुख्यमंत्री ऐसी थी जिसने अपने पुलिस अधिकारियों को एक मौखिक आदेश दे दिया कि ये बीएसएफ के अधिकारियों को केंद्र ने 50 किलोमीटर अंदर आने तक की अनुमति दी है, तो आप लोग पुलिस वाले इनके साथ रहना, इनको देखना कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? सीधा उन्होंने बीएसएफ और पुलिस को टकराव की स्थिति में ला दिया। होना यह चाहिए कि बीएसएफ के पास कोई सूचना आती है कि एक गौ तस्कर है या कोई तस्कर है, वो बॉर्डर पार करके आया है, लोकल थाने में जाते हैं, थाने की फोर्स उनको उस एड्रेस को बताती है, व्यक्ति को पकड़वाने में मदद करती है। लेकिन यहां तो उल्टा है। ममता दीदी ने खुद पुलिस को कहा है कि आप बीएसएफ को अंदर आने मत दो, आए तो निगरानी रखो। निगरानी रखने का मतलब है अपराधियों तक सूचना गई, और ममता बनर्जी इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार बताती हैं। इसी तरह कोयला घोटाला, केंद्र के अधीन आप कह रहे हैं कि ये सारी एजेंसियां हैं, अगर केंद्र इस मामले में जांच ना करता, सीबीआई जांच ना करती, तो क्या कोयला घोटाला कभी खुलता? निश्चित रूप से नहीं खुलता। तो केंद्र तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन ममता दीदी आप उनको जिम्मेदारी निभाने से रोक रहे हैं। आप तो धमकी दे रहे हैं, कोई हमें बदनाम करेगा तो उसको देख लिया जाएगा। भाई आपको बदनाम क्यों करेगा? भाई और राज्य नहीं है, भारत के अंदर इतने राज्य हैं और वहां सब जगह तो भाजपा की सरकार नहीं है। तो जहां भाजपा की सरकार नहीं है,
क्या वहां रोज ईडी और सीबीआई घूमती रहती है? सीबीआई हो या ईडी, वो अपराधियों को पकड़ती है, अपराधियों पर काम करती है। वो निर्दोष लोगों को पकड़ करके जेल में कैसे डाल देगी भाई? बीच में न्यायपालिका है, कोर्ट है, और कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो न्यायाधीश ये देखते हैं कि इनके खिलाफ कोई प्रूफ है या नहीं। प्रूफ नहीं होता तो वो बाइज्जत बरी भी कर दिए जाते हैं। तो ये केंद्रीय एजेंसियां जो काम कर रही हैं, ये मोदी सरकार के आने के बाद से एक्टिवली काम कर रही हैं, और इसीलिए बड़े बड़े अपराधी आज पकड़े जा रहे हैं, नहीं तो कभी पकड़े भी नहीं जाते। तो आज जो आप कह रहे हो कि ये जो केंद्र कर रहा है ये तो हमें बदनाम कर, आपको बदनाम किसने करा? पार्थ चटर्जी के घर से यदि उन्होंने जहां पैसे रखवाए थे, वो करोड़ों रुपए जो बरामद हुए, जो ट्रकों में भर के गए, यदि एक भी रुपया ईडी को नहीं मिलता तो क्या पार्थ चटर्जी और टीएमसी और आपकी सरकार बदनाम होती क्या? निश्चित रूप से नहीं। ईडी जाती, खोजबीन करती, खाली हाथ आ जाती, पार्थ चटर्जी भी जेल में नहीं जाते। लेकिन पार्थ चटर्जी जेल में गए क्योंकि उनके ठिकानों से अरबों रुपए मिले। अनुव्रत मंडल जेल में गया क्योंकि न्यायपालिका के सामने बीएसएफ के द्वारा ये सबूत पेश किए गए कि भाई ये हमने इसको देखा, केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ, सीबीआई ने तथ्य जुड़ाए, क्योंकि इसमें दो ही एजेंसी काम कर सकती है, बीएसएफ का काम नहीं है। जैसा मैंने बताया, बीएसएफ हो या सेना, वो इस तरह से लोकल लोगों को ट्रेस करके उनके खिलाफ कानून का, कोर्ट का केस लड़ती फिरती नहीं है। उनका काम देश की रक्षा करना है, वो फोर्सेस हैं। तो बीएसएफ का भी ये काम नहीं होता, वो केवल लोकल एजेंसियों को स्थापित करती है। और यहां पश्चिम बंगाल में उन्होंने देखा कि जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होते हुए खुद ही अपनी पुलिस को ये आदेश दे रही है कि इन पे नजर रखी जाए, ये कहां जा रहे हैं बीएसएफ वाले, इनको कुछ करने से पहले इजाजत लेनी होगी। 50 किलोमीटर अंदर घुसने तक के आदेश को आपने ये कह दिया हम तो मानने ही नहीं देंगे, हम तो मानेंगे नहीं। तो बीएसएफ को समझ में आ गया कि राज्य की पुलिस और राज्य की सरकार तो कोई सहयोग करेगी नहीं। जितने स्मगलिंग करने वाले लोग हैं, जितने अपराधी हैं, बॉर्डर पार से आते हैं, वो तब तक नहीं रुक पाएंगे जब तक अंदर हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी। और इसलिए उन्होंने सीबीआई का रुख किया कि भाई केंद्र है, केंद्रीय एजेंसियां ही ये कर पाएंगी। अब आपने ध्यान होगा आपको, तो जब केंद्रीय ये टीम जो है सीबीआई की जांच के लिए गई थी शारदा घोटाले की, तो किस तरह से पूरी टीम को लेकर के दीदी पहुंच गई थी जांच में बाधा डालने के लिए। तो ये सब चीजें लोगों ने देखी है, और दीदी ने जिस तरह की बातें की हैं, अब ये धमकाने वाले लहजे में बात कर रही हैं। पत्रकार और लोकल लोग वहां बहुत डरे हुए हैं। कोई सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी टीएमसी या सरकार के विरुद्ध नहीं डाल सकता, क्योंकि दीदी ने अब तो कह दिया है देख लेंगे। ये जब नहीं भी कहा था तब भी वहां की लोकल पुलिस लोकल लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही थी, और टीएमसी के लोग जा जाकर उनको घर में ही घुसकर पिटाई कर देते थे। तो लोग डरे हुए हैं, कोई अंदर की बात बाहर आने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं साहब हमें यहां रहना है। जज तक डरे हुए हैं तो हम कौन हैं? और इसीलिए बदनाम कर्मों के कारण है, बदनाम करने वाला कोई दूसरा नहीं है। आप अपने कर्म ठीक करिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को ठीक कराइए, व्यवहार ठीक करेंगे तो आपकी पार्टी को कौन बदनाम करेगा। दीदी आप पार्टी की चिंता और राज्य की चिंता करिए, केंद्रीय एजेंसियों को अपना काम करने दें और लोगों को ये डराना धमकाना बंद करें। जिस लहजे में ममता दीदी लोगों को डराती हैं, ऐसा कोई देश का मुख्यमंत्री नहीं है, देश के किसी भी राज्य का, जो इस तरह से बात करता हो। केंद्र सरकार को भी ममता दीदी के द्वारा दी गई इस धमकी पर संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है। वंदे मातरम।